दुनिया इस वक्त एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका ईरान पर माशी दबाव बढ़ा रहा है। तेहरान आपना हुर्मुज़ को अपने दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की धमकियां दे रहा है और ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर वो रास्ता इख्तियार कर रहा है जो उसने माजी में भी इख्तियार किया था। जंग की बजाय मुज़ाकरात, तसादुम की बजाय राब्ता और दुश्मनी की बजाय सफारतकारी। जंग किनारे खड़ी दुनिया को मुज़ाकरात की तरफ वापस लाने की एक और बड़ी कोशिश हुई है। पाकिस्तान की ये कोशिश अगरचे नई नहीं है, लेकिन आज ये कोशिश पहले से कहीं ज़्यादा बड़े इम्तहान से दो चार है। जून 2026 में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त तक पहुँचने में सालिस का किरदार अदा किया। 22 जून को स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान और कतर की सालिसी में आला सतही मुज़ाकरात हुए, जिनमें एटमी प्रोग्राम, पाबंदियों और निगरानी समेत मुख्तलिफ मामलात पर तकनीकी मुज़ाकरात का रास्ता निकाला गया और 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदे की जानिब बढ़ने का रोड मैप तय किया गया। लेकिन वो 60 दिन गुजर गए और हतमी अमन मुआहदा नहीं हो सका। 17 अगस्त को मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म हुई, जबकि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं। अब पाकिस्तान इसी टूटे हुए मुज़ाकराती पुल को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के लिए अमन के सफ़ीर बनकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँचे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी इस दौरे को ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल करार दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात की है, जिसमें मोहसिन नकवी भी शरीक थे और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अबूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताउन, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और बाहमी ताल्लुकात से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर बहस आए और फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ और दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर भी बातचीत की है। एक इंतहाई अहम पेशरफ्त यह भी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात की और पाकिस्तान से ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की बेस पर लाने में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की। मतलब वाज़ेह है कि वाशिंगटन भी इस्लामाबाद के राब्ते को नज़रअंदाज नहीं कर रहा। दूसरी तरफ ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद बुसैदी भी कल तेहरान पहुँचने वाले हैं। ओमान पहले भी अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगाम रसानी और मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करता रहा, इसीलिए पाकिस्तान और ओमान बैक वक्त सफारती सरगर्मी ख़ित्ते में एक नए मुज़ाकराती रास्ते की उम्मीद पैदा करती है। मसला ये है कि वाशिंगटन और तेहरान दोनों की लफ्जी जंग तेज़ हो चुकी है। अमेरिका आज से ईरान के खिलाफ मज़ीद सख्त माशी इक़दामात शुरू करने का ऐलान कर चुका है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वाशिंगटन ईरान को सहारा देने वाली माशी लाइफ लाइन्स काट देगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने उन ममालिक और इदारों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है जो ईरानी तेल, मालियाती निज़ाम या तिजारत को सहारा देते हैं। माशी पाबंदियों के ऐलान पर ईरान की जानिब से भी अमरीका के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और माशी दबाव को गैर कानूनी करार देते हुए ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना था कि अमरीकी पाबंदियाँ गैर कानूनी माशी जंग हैं और तेहरान का मौक़िफ़ है कि अमरीका ने इस्लामाबाद मफाहमती फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी की है। ईरान अमरीका जंग और मशरिक़ वस्ता में ख़तरे का सबसे हसास मरकज़ आबना हुर्मुज़ है। ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से सर्विस फ़ीस वसूल करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये फ़ीस ईरानी रियाल या किसी दूसरी मुकर्ररा करेंसी में ली जा सकती है। तेहरान जो खलीज से तेल की दरामद रोकने की धमकी दे चुका है, इस पर अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान दुनिया के बैन अल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं रखता और वाशिंगटन के पास तेहरान पर मज़ीद दबाव डालने के कई रास्ते मौजूद हैं। हुर्मुज़ बंद हुआ तो नुकसान सिर्फ अमरीका या ईरान का नहीं होगा। तेल की कीमत, आलमी तिजारत, खलीजी मईशतें और पाकिस्तान समेत पूरा ख़ित्ता मुतासर होगा और इस्लामाबाद, वाशिंगटन और तेहरान दोनों एक ऐसे फार्मूले पर उनको ला सकता है जिसमें दुनिया को कुछ मिले, दोनों को कुछ छोड़े और ख़ित्ता एक और जंग से बच जाए। इस वक्त पाकिस्तान के सामने सिर्फ सफारती कामयाबी का मौका नहीं है, एक तारीख़ी ज़िम्मेदारी भी है। अगर इस्लामाबाद इस बार भी दुश्मनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान का किरदार सिर्फ सालिस का नहीं, ख़ित्ते के अमन के ज़ामिन का बन सकता है। जंग शुरू करना शायद चंद घंटों का फ़ैसला होता है, मगर इसके ज़ख्म नस्लों तक रहते हैं। दुनिया जंग के शोर में अब डूब रही हो, मिज़ाइलों की घनगरज सफारतकारी की आवाज़ दबाने लगे। ऐसे वक्त में अगर ईरान ख़ुद पाकिस्तान के किरदार को अमन की कोशिशों का तसलसल करार दे तो ये मामूली बात नहीं है। ईरान ने दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान की सफारतकारी पर एक मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि पाकिस्तान ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख़ के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए फ़ैसला कुन किरदार अदा करने वाला मुल्क बन गया और पाकिस्तान के इस मस्बत किरदार को ईरान और अमरीका दोनों ने एक बार नहीं बार बार सराहा। जो लोग पाकिस्तान को सिर्फ बहरानों का शिकार मुल्क समझते हैं, उन्हें यह मंजर भी देखना चाहिए कि आज इस्लामाबाद दुनिया की बड़ी जंग रोकने के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है।
इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की माबैन सालिस का किरदार अदा, दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया, डिप्लोमेटिक डोमेन में पाकिस्तान ने खुद को मनवाया, और फिर जून हमने देखा था लास्ट ईयर मई में सिक्योरिटी डोमेन के अंदर भी पाकिस्तान जो है वो सुरखरू हुआ। एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान क्या इस पोजीशन में है? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हालिया कुछ ऐसे मामलात हुए जिसके अंदर एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट भी है, डिफेंस पैक्ट है, सऊदी अरेबिया, टर्किया, पाकिस्तान के माबैन। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? ऑल्दो फील्ड मार्शल ईरान में मौजूद हैं, इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद है, क्या इस वक्त भी हम उस पोजीशन पे खड़े हैं कि सालिस का रोल प्ले कर सके, 60 रोज़ गुजर जाने के बाद इस टाइमलाइन को एक्सटेंड करा सकें? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, इट्स अ प्रिविलेज। जी देखिए, ये जो जिस तरह अभी ये सिचुएशन डेवलप हो रही है जी, और जिस तरह का इसकी एक हिस्ट्री है और इस कॉन्फ्लिक्ट की एक हिस्ट्री है, वो आपको भी पता है, कई दफा आप भी प्रोग्राम कर चुके हैं, वो बहुत कम्प्लेक्स है और कम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, इसमें जो देखिए जो सबसे बड़ी कम्प्लेक्सिटी है वो तो ये है कि ये रीजन वोलेटाइल है। दूसरा ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है। फिर कुछ एक नई डेवलपमेंट जो है, एक नॉन जियोपॉलिटिकल एक रियलिटी जो इमर्ज हुई है, वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है। अब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो आपको पता है कि वो एक ऐसा वाटर चैनल है जो कि ईरान और ओमान के दरमियान में डिवाइडेड है। 13 नॉटिकल माइल ईरान के पास और 11 समथिंग नॉटिकल माइल जो है वो तकरीबन ओमान के पास है। तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की जो नई इंपॉर्टेंस है, उसने पूरी की पूरी जियो पॉलिटिकल रियलिटीज इस रीजन की बिल्कुल चेंज करती हैं जी। अच्छा, अब देखें तो ये जो रीजन है पूरे का पूरा जी, इसके अंदर अब आपने जैसे आपने रेफर भी किया कि एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब। अब ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और ये एग्रीमेंट इस पूरे रीजन की जो स्टेबिलिटी है उसके साथ लिंक्ड है, जिसमें ये वेस्ट एशिया पूरे का पूरा आता है, इंक्लूडिंग द पर्शियन गल्फ, इंक्लूडिंग द रेड सी, ये सारा रीजन भी आता है। इसमें देखें ये जो कैपेबिलिटी थी एक स्पॉइलर की, कि वो जब चाहता जहां चाहता इस पूरे रीजन में किसी भी मुल्क में क्योस क्रिएट कर दे, वो उस एग्रीमेंट से खत्म होगी। फिर जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट था, वो उस एग्रीमेंट के होते ही वो उसका कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। तो यही अगर आप देखें तो यही वो दो चीजें थी जो कि इस रीजन में यहाँ पे भी इफेक्ट कर रही थी। अब बात आ जाती है जहां पे ईरान और अमेरिका की, जैसे आप बात कर रहे थे, तो अब पाकिस्तान ने तो ये कोशिशें कभी भी बंद नहीं की जी। आपने जैसे देखा कि अभी भी जो फील्ड मार्शल हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं, फिर साथ में उनके इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं ये, और वो उनकी सारी नेगोशिएशंस वहाँ की डिफरेंट दो लीडर से वो मिल चुके हैं, बाकियों से भी मुलाकात हो रही है। फिर जो ओमान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो कि बहुत एक्टिव हैं ऑलरेडी इस सारे इस प्रोसेस के अंदर, वो भी कल वहाँ पहुँच रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि कल जो सबसे पहले बात होगी, या सबसे पहले जो जिस चीज़ पे थोड़ा सा डेलिब्रेट किया जाएगा, वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ होगी जी, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान और ओमान का अब एक जो कलेक्टिव है। और आपको पता है कि ईरान और ओमान पिछले 3 महीने से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर इसका जो मैकेनिज्म सॉर्ट आउट करने के ऊपर भी बात कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप की भी 2 दफा स्टेटमेंट आ चुकी है कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है ये अमेरिका की टेरिटरी है। सो आप अगर देखें तो एक कंटेस्टेशन है जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को लेके हो रही है, और बाकी मामलात जो हैं वो मैं समझता हूं कि किसी भी काफी हद तक हल हो चुके हैं या हल होने के करीब हैं। लेकिन जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का मैकेनिज्म है वो अब जल्दी जो है वो अनाउंस होगा, और वो जैसे ही अनाउंस होगा तो आई थिंक ये मामलात सारे के सारे जो यहाँ पे टेंशन है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। फिर उसके बाद जो ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है, ये इस चीज को भी इंश्योर करता है कि जो वैक्यूम क्रिएट हो, अगर अमेरिका की प्रेजेंस यहाँ पे डाइल्यूट होती है, तो उस वैक्यूम को भी ये एग्रीमेंट जो है वो सॉर्ट आउट करता है। तो इन अ वे एक तरह से बैलेंस है जी, एक न्यू जो जियो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज हैं उसको ये सपोर्ट करता है, और एक नया जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है इस रीजन के अंदर वो उसको लेके आता है। अब ये और ये इसके साथ लिंक है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के साथ, ईरान के साथ, पर्शियन गल्फ के साथ, और इस पूरे वेस्ट एशिया के साथ।
खैर साहब, ये ओमान के साथ जो ईरान का एग्रीमेंट हुआ रिसेंटली, और जाहिर है ओमान इज़ वेरी मच ऑन बोर्ड विद ईरान एट दिस पॉइंट इन टाइम एज फार एज स्टेट ऑफ हॉर्मस इज कंसर्न्ड, तो अमेरिका की तरफ से तो बड़ा क्लियर कट ये धमकी दी गई है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं वो उन ममालिक पर भी लगाई जाएंगी जो ईरान को फैसिलिटेट करेंगे इकोनॉमिक टर्म्स में, या उनके साथ कोई ट्रेड करेंगे, वो ऑयल की ट्रेड हो या तो की कितनी ज़्यादा आपको रियलिस्टिक लगती हैं ये जो सैंक्शंस वाली धमकियां हैं? क्या अल्टीमेटली यूएस उस तरफ जाएगा, या उससे पहले आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला, क्योंकि ये तो सिर्फ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स लग रहे हैं, इससे पहले भी यही हुआ कि वक्ती तौर पे तो मामला हल होता है, लेकिन इसको जुज़ वक्ती कहा जा सकता है, कुल वक्ती नहीं। ये देखिए, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है अब ईरान के साथ, तो अगर आप देखें तो जो रीजनल कंट्रीज हैं, वो बहुत सारे मुल्क जो हैं वो अब ट्रेड कर रहे हैं। ईरान का जो ऑलरेडी जो 14 पॉइंट्स थे, जो डिफरेंट प्रपोजल्स थे जो दिए गए थे, जिनमें से जिनकी बेसिस पे ये जो एमओयू साइन हुआ था, वो भी इसी पे बेस करता है कि ईरान को ट्रेड की इजाज़त होगी, ईरान की जो रेपरेशंस हैं वो वापस कर दी जाएंगी, उसके जो पैसे हैं। और फिर उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मस भी था, और उसमें ओवरऑल जो अरब क्वेश्चन था जिसमें पैलेस्टीन को लेके, वो भी प्री डोमिनेंट था। तो अब ये ट्रेड के ऊपर सैंक्शंस लगाना और ईरान को इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट करना, ईरान के ऊपर तो पिछले 20 साल से आपको पता है ऑलरेडी सैंक्शंस लगी हुई हैं। ईरान की चाइना के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड है, ईरान की रशिया के साथ ट्रेड है, ईरान की और यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड है, तो सैंक्शंस के बावजूद ट्रेड है। लेकिन ये आई थिंक स्टेट ऑफ हॉर्मस को बेस बनाकर और उसको ये कहना कि ये यूएसए की टेरिटरी है, और अगर उसको ईरान जो है यहाँ से कोई ट्रेड करेगा, यहाँ से ऑयल की मूवमेंट होगी, यहाँ से गैस की मूवमेंट होगी, तो उस पर सैंक्शंस लगेंगी। मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है जी, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो जो गल्फ स्टेट हैं, जो कतर है, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, उनकी भी सारी ट्रेड यहाँ से होती है। तो आप ये नहीं कर सकते कि वो जो द कंट्री ऑफ चॉइस जो है उसको सिर्फ इजाजत हो यहाँ से ट्रेड करने की, और ईरान को इजाजत ना हो, जो कि अब इसको अपनी नेशनल टेरिटरी डिक्लेयर कर चुका है। तो मैं समझता हूँ जी कि इसको ये सारी की सारी ये पोस्चरिंग है और ये सिग्नलिंग है, वो जो अब ये जो राउंड होने जा रहा है, उससे पहले अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आने के लिए, या ऐसे उस पोजीशन पे आने के लिए कि जहाँ पे अमेरिका सबसे कुछ थोड़ा ज्यादा लीवरेज लेना चाहता हो, तो उसके लिए वो ये मनूवरिंग कर रहा है और सिग्नलिंग कर रहा है। अदरवाइज ये इस बेस को बनाते हुए सैंक्शंस लगाना और वो करना आई थिंक बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, इसमें और बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, सबकी ट्रेड यहाँ से होती है। 20% 30%। लेकिन खैर साहब, इस दौरान कई ऐसे मौके आए कि एक फेस सेविंग मिल सकती थी प्रेसिडेंट ट्रंप को, जहां वो एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रहे थे, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं किया गया, उस अपॉर्चुनिटी को उसके मिस कर दिया गया। तो अब जितना ज़्यादा लिंगर ऑन होगा अमेरिका के लिए वो फेस सेविंग या वो अच्छा नैरेटिव जो एटलीस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप को इंटरनली और एक्सटर्नली भी फातेह बना सके, जिस पोस्चरिंग की आप बात कर रहे हैं, तो क्या अब ऐसा मुमकिन है? क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त गुजरेगा उतना ज़्यादा तो ये रेजिलियंस दूसरी तरफ भी बढ़ती चली जा रही है। जी, मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स के जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो फर्स्ट वीक और मैक्सिमम सेकंड वीक ऑफ सितंबर तक इसको वाइंड अप करना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो उससे ज्यादा प्रोलॉन्ग होता है तो जो नवंबर में इलेक्शन होने को जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे, और इसमें फिर रिपब्लिकन पार्टी जो है वो बहुत इफेक्ट हो सकती है। तो आई थिंक वो नहीं चाहेंगे कि वो उसको इतना प्रोलॉन्ग करें। उनके ऊपर जो उनका डोमेस्टिक प्रेशर है, जो उनका जो पब्लिक ओपिनियन है यूएसए का, वो ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल है इस मामले में। और अगर आप देखें तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ग्राफ है पॉपुलैरिटी का, वो भी इस वजह से बहुत नीचे आ चुका हुआ है। तो मैं समझता हूँ जी कि ये जो मुझे लगता है कि ये जो अब जो राउंड है, जो फाइनल राउंड हो रहा है, इसके अंदर से कुछ ना कुछ जरूर कंक्लूसिव निकलेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आई थिंक कुछ ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है जो अब डेवलप हो रही है यहाँ पे, क्योंकि देखें ओमान भी उस एक टेबल पे आ गया है, एक तरह से उस जो स्टेट ऑफ हॉर्मस के ईरान के साथ जो उसका आपस में एग्रीमेंट हुआ है, वो उसके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है विज़ावी यूएस से। फिर जो आप देखें तो बाकी स्टेट्स जो हैं, जो गल्फ की स्टेट्स हैं, वो भी अब तैयार हैं कि इस पर किया जाए। फिर ईरान को जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन पाकिस्तान, टर्की एंड सऊदी अरब, उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है, उस पर यूएसए को भी एतराज़ नहीं है। दोनों मुल्कों को पाकिस्तान पे भरोसा भी है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। दोनों मुल्कों का ओमान पे भी एक ट्रस्ट है। और इस दफ़ा जो नेगोशिएशंस हैं, यानी जो कल होनी है, वो इसी एक अरेंजमेंट के अंदर होनी है। तो मैं समझता हूँ जी ये वाली अपॉर्चुनिटी प्रेसिडेंट ट्रंप लूज नहीं करेंगे। अगर इसको भी लूज करेंगे
तो फिर जो नवंबर का इलेक्शन है, बिकॉज देयर इज नो मोर टाइम टू लूज, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लास्टली आपको लगता है कि इस स्टेज पे ये कंक्लूसिव हो जाएगा, एग्रीमेंट होगा, या फिर ये जो 60 दिन का सीज फायर था उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा? जी मुझे लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है मैकेनिज्म है, मैंने जैसे कहा कि कॉम्प्लेक्सिटी है, हो सकता है कि कोई बहुत कंक्लूसिव स्टेटमेंट कल ना आए या परसों ना आए, और अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर ज़ाहिर है थोड़े से दिनों के लिए एग्रीमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन कोई ना कोई अरेंजमेंट जरूर अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉरिडोर है जी, इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म जो कि दोनों के लिए विन विन हो, जो कि ईरान का, अब उसने जो अपनी इसको नेशनल टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है, सेम आपको याद होगा कि इवन इजिप्ट में स्विस कैनाल के मामले में भी ये हुआ था। फिर स्विस कैनाल के ऊपर इजिप्ट की उस पोजीशन को अमेरिका ने, यूके ने, फ्रांस ने नहीं माना, उस पे उसको एग्रेशन भी हुई, वो एग्रेशन भी उसने बर्दाश्त की, उसके बावजूद वो एक चलता रहा। लेकिन अगेन इजिप्ट की जो उसके ऊपर सुजरेनिटी है, वर्किंग सुजरेनिटी, वो एक्सेप्ट की गई। सो अब इसलिए भी ये जो है, अगर आप देखें तो ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, और उस कंसिडर करने के साथ साथ कहने से ये टेरिटरी तो अमेरिका की नहीं हो जाती। इट्स नॉट अलास्का जी, ये कोई ऐसी टेरिटरी तो नहीं है जो अमेरिका ने पैसे दे के ले ली है। कहने को तो आप नहीं कह सकते, इंटरनेशनल वाटर जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ टेरिटोरियल वाटर भी है। सो एक मुझे लगता यही है कि इंशाल्लाह अगले 1-2 दिनों के अंदर इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म निकलेगा जी, और अगर फौरन अनाउंस ना हो तो थोड़ी सी एक्सटेंशन होगी, और विद इन दैट इस मामले को हल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब।